प्रिय विद्यार्थियों, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं और हम 5वीं बार मिले हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की बात करने के सिलसिले में अमीर खुसरो को हम इसके पहले पढ़ चुके हैं और भी इतिहासकारों को आपने पढ़ा और आप ये समझ गए होंगे कि स्रोतों को किस तरह से पढ़ना चाहिए। इतिहासकार की रचना तो पढ़नी ही चाहिए, लेकिन इतिहासकार को भी पढ़ना चाहिए, ये आप समझ गए होंगे अब तक। मैं जो थोड़ा धीरे चल रहा था उसका कारण, उसकी वजह यही थी कि आप इस बात को समझ जाएं। यदि आपने 4-5 इतिहासकारों को ठीक तरह से सुन लिया है तो उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको स्वयं ही ये लगने लग जाएगा कि इस तरह से पढ़ना है। आपकी रुचि इतिहास की पुस्तकों के साथ साथ, जो कि हमें विभिन्न लेखकों ने दी हैं, इतिहास की पुस्तकों के लेखकों में भी बन जाएगी। आप लोगों को ध्यान होगा कि मोहम्मद तुगलक ने गयासुद्दीन तुगलक को मारकर गद्दी हासिल की थी। तुगलक जब बंगाल अभियान से दिल्ली लौट रहा था तो उसके स्वागत के लिए जूना खां ने एक लकड़ी का महल बनाया और वो महल गिर गया, वो इमारत गिर गई और उसमें गयासुद्दीन तुगलक का अंत हो गया। अब गद्दी आ गई मोहम्मद तुगलक के पास। कौन बोले कि तुगलक ने ये हत्या की? उसके समय के इतिहासकार ही नहीं, उसके बाद के इतिहासकारों के साथ भी ये संकट रहा है, क्योंकि वे सब के सब किसी न किसी के अधीन होकर काम करते थे। तो ये मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि चाहे व्यक्ति किसी के अधीन रहकर लिखे, किसी के भी अधीन होकर लिखे, उसके भीतर का जो रचनाकार होता है वो कहीं न कहीं उससे सच बुलवा देता है या सच का संकेत करा देता है। जब गयासुद्दीन तुगलक की हत्या हुई और उस घटना को विभिन्न लोगों ने अपने अपने हिसाब से देखा और उसके बाद में, बहुत बाद में नहीं, थोड़े बाद में ही बर्नी जैसे लोगों ने उसको लिखा। बर्नी के साथ भी वही समस्या है। इतिहासकार बर्नी की बात करूंगा आज आपसे मैं। वो लिखता है उस षड्यंत्र के हवाले से कि मैं मूल शब्द नहीं बता रहा हूं, मैं उसने जो लिखा उसके भाव आपको बता रहा हूं कि आसमान से एक बिजली गिरी और सब कुछ खत्म हो गया। ये था बर्नी का स्टेटमेंट। तो अब ये तो एक उदाहरण है बर्नी के लेखन का। बर्नी को पढ़ते समय आपको उसके इस स्वभाव का ख्याल रखना पड़ेगा। तो 1285 में जन्म है बर्नी का और उसका जो नाना था वो बलबन के यहाँ काम करता था। उसका चाचा था अताउल मुल्क, दिल्ली का कोतवाल था वो किसी जमाने में। खैर, कभी कारा का, अवध का गवर्नर भी था, लेकिन उसको अलाउद्दीन ने बुलाया कि आप सुल्तान के, यानी मेरे खास सलाहकार बन जाइए और दिल्ली के कोतवाल पद को संभालिए। वो आ गया। वो व्यक्ति बहुत नजदीक था अलाउद्दीन खिलजी के। उसकी और अलाउद्दीन के बीच की कुछ बातें हैं जो मैं सही स्थान पर बताऊंगा आप लोगों को।
अभी तो सोर्सेज की बात हो रही है। तो अताउल मुल्क के प्रभाव के कारण और बलबन का दोहिता होने के कारण बर्नी को एक बहुत अच्छा परिवेश मिला। सुविधा की कोई कमी नहीं थी और अपनी अभिरुचि के अनुसार उसे काम करने का अवसर मिल गया। तो ये जो बर्नी है, इसकी एक किताब बड़ी प्रसिद्ध है, वो है तारीख फिरोज शाही, जो उसने फिरोज तुगलक के लिए लिखी थी। उसके पहले 17 साल तक ये मोहम्मद तुगलक के साथ काम कर चुका था। उसने, यदि मैं ये कहूँ गवर्नमेंट सर्विस या राजकीय सेवा, तो उसमें प्रवेश ही उसने मोहम्मद तुगलक के समय किया था और उस समय बड़ी बात मानी जाती थी। अमीर खुसरो के भी नजदीक था और इन लेखकों के साथ भी सरकार बदलने की स्थिति में संकट आता है। ये मैं आपको बता दूं, लेखक यदि वो सच्चा लेखक है तो कम से कम अपने लेखन में, यदि वो कवि है तो अपनी कविताओं में ये कह सकते हैं कि पक्षपात करता दिखाई नहीं देता है, वो अपना पक्ष रखता हुआ जरूर दिखाई देता है। तो जब मोहम्मद तुगलक मर गया था और अब कहते हैं कि निसंतान मर गया, बेटा नहीं था, बस एक बेटी का जिक्र आता है। और फिरोज तुगलक के पास गद्दी आई थी बाद में, लेकिन इसके बीच में जब मोहम्मद तुगलक की मृत्यु का समाचार राजधानी में पहुंचा तो ख्वाजा जहां, जो उस समय सुल्तान की अनुपस्थिति में राजधानी को देखा करता था, उसने एक छोटे से बच्चे को गद्दी पर बिठा दिया। अब बरनी कहां जाएगा, वो तो सत्ता के साथ ही रहेगा। फिरोज तुगलक ने बाद में जब हस्तगत किया दिल्ली को, तो उसके साथ ही बरनी महाशय बंदी हो गए और जब बंदियों की सूची आई फिरोज तुगलक के सामने, ये इसमें तो बरनी है जो अच्छा लेखक है, तो फिरोज तुगलक ने कहा कि इसको अपन छोड़ देते हैं, इससे अपन अपना इतिहास लिखवाएंगे बाद में। वो लिखा भी उसने। लेकिन बरनी की जो जीवन शैली थी वो अभिजात्य जीवन शैली थी। इसके पहले फिरोज तुगलक ने उसको मुक्त तो कर दिया, लेकिन कहा कि इसकी सारी धन संपत्ति छीन लो, इसके पास कुछ नहीं रहना चाहिए, बस ये लेखक रहेगा। तो रातों रात ही बरनी महोदय कंगाल हो गए और वो किसी ने साथ नहीं दिया उसका। अब कौन सत्ता के खिलाफ एक लेखक का साथ देगा। निजामुद्दीन औलिया की खानकाह में ही एक टूटा हुआ हृदय लेकर बलबन मरा, लेकिन काम उसने बंद नहीं किया। फिरोज की तारीफ उसने फिर भी की। निजामुद्दीन औलिया वही जिसने कभी गयासुद्दीन तुगलक को ये संदेश भेजा था कि अभी दिल्ली दूर है। उसने संदेश करवाया था ना, गयासुद्दीन ने, जब उसको ये संदेह हुआ कि जूना खां के साथ मिलके और निजामुद्दीन औलिया है वो षड्यंत्र कर रहा है, उसको इस तरह की बातें कही गई, तो इन बातों के कहे जाने के नतीजे में उसने मैसेज करवाया, संदेश करवाया औलिया को कि आप जब तक मैं दिल्ली आऊँ अपना अभियान पूरा करके आप खाली कर दीजिए दिल्ली को, आप यहाँ से चले जाइए। तो उनका ये संदेश था औलिया का कि अभी दिल्ली दूर है। अब इन संदेशों के जो निहितार्थ हैं वो
आपको निकालने चाहिए। और ये भी समझना चाहिए कि ये जो लोग होते हैं, ये कह सकते हैं कि किसी न किसी धार्मिक या मजहबी गुट का नेतृत्व करने वाले लोग, सत्ता में इनका दखल होता है। खैर, तो 1259 से लेके 1352 तक के इतिहास का वर्णन है वो तारीख फिरोज शाही में है, जहां तबकाते नासिरी में मिनहासुस सिराज छोड़ता है ना, उसके आगे ये बरनी चलता है। ये अपने लिए एक अच्छी बात है। लोग मानते हैं कि फिरोज तुगलक के समय के लेखन को छोड़कर बाकी बरनी ने कोशिश की है कि वो चीजों को ठीक ठाक लिख दे और तुगलक के मामले में भी उसने तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। तारीखों की कमी है, एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्या था कि इसके पास कोई साधन तो बचे नहीं थे, तो जो इसको याद था, हालांकि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी थी, स्मृति बहुत गजब की थी, तो अपनी याददाश्त के आधार पर ही उसने लिखा। उसका लेखन है ना, वो क्या है कि डेस्क्रिप्टिव कम है, वर्णन कम है उसमें। वो एक तरीके से अपने नजरिए से घटनाओं का विश्लेषण करता है, उनकी आलोचना करता है। अब वो एक इतिहास के विद्यार्थी के अनुकूल है या नहीं, वो एक अलग बात है, वो हमें सूट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन हम चूंकि इतिहास पढ़ते हैं, इसलिए हम दूसरे स्रोतों के आधार पर फिर तथ्यों को निकालेंगे और छोटी छोटी टिप्पणियां करता है। पात्रों का सीधा नाम नहीं लेता बहुत सारी जगह, इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से वो बताने की कोशिश करता है। जो दूसरी किताब है ना, फतवाए जहांदारी, वो फतवाए जहांदारी जो है वो एक तरीके से तारीख फिरोज शाही का सप्लीमेंट्री एडिशन ही है, बस वो, ये समझ लीजिए आप। उसने उसमें ये बताने की कोशिश की है कि भाई इस्लाम की थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या है, इस्लाम में राजत्व सिद्धांत क्या है, किस तरह से इस्लाम के आधार पर शासन चलाने वाले को विदेशी लोगों से या विदेशी शासकों से संपर्क रखना चाहिए, एक सुल्तान की कौन कौन सी शक्तियां हैं, उसके कौन कौन से काम हैं, अमीरों के कौन कौन से विशेषाधिकार हैं, राज्य की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, कानून व्यवस्था कैसे बनी रहे, अपराधों के कैसे प्रकार हैं और उन के दंड क्या हैं, राजनीति और धर्म, धर्म का मतलब यहाँ मजहब है, एक दूसरे से कितने गुम्फित हैं, कितने उलझे हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं, फौज की क्या भूमिका होनी चाहिए, जो खुफिया विभाग है वह कैसे काम करना चाहिए। तो इस तरह से उसने तारीख फतवाए जहांदारी में कुछ लिखा। एक और है इसकी रचना, सिर्फ छोटी सी है, 32 पेज की है, वो है फुतूहत फिरोज शाही। फिरोज तुगलक के विजय अभियानों का वर्णन, नाम तो ये है किताब का, लेकिन इसमें उसने अपने बारे में भी बहुत कुछ लिखा और कहते हैं कि आत्मकथा तो मैं इसे नहीं कहूंगा, लेकिन खुद के बारे में वो बहुत सारी सूचनाएं देता है। और कुल मिला के ये इस पुस्तक में भी फिरोज तुगलक की तारीफ ही करता है। एक और लेखक की बात करते हैं, उसका नाम है, उसको कहते हैं अफीफ, शम्स ए सिराज अफीफ। वो
अबोहर का रहने वाला था। 1354 में उसका जन्म है और फिरोज तुगलक के दरबार में काम करता था। इसने कभी कोई विधिवत तरीके से ज्वाइन नहीं किया राज दरबार। अपने हिसाब से अपने स्वतंत्र रूप में काम किया, उसको मदद मिलती रही, ये जरूर है। तो 3 शासकों के बारे में उसका विवरण है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। और उसकी जो किताब है वो है, तीनों पे उसने अलग अलग लिखी। गयासुद्दीन पे अलग किताब, मोहम्मद तुगलक पे अलग किताब और फिरोज तुगलक पे अलग किताब। लेकिन उपलब्ध जो किताब है हमारे पास, वो इसकी फिरोज तुगलक पर लिखी हुई किताब ही उपलब्ध है, तारीख है फिरोज शाही। और चूंकि ये किताब सुल्तान की मृत्यु के बाद में लिखी गई थी, तो उसमें कुछ घटनाएं बात की भी है। किस तरह से तैमूर ने दिल्ली में लूटपाट की, ये बताता है। और ये व्यक्ति अपेक्षाकृत कम पक्षपाती है। इसने अपने हिसाब से लिखा, संकेत करता है कि भाई मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मैं तो बस आने वाली पीढ़ी तक के अतीत के गौरवशाली संस्मरण पहुंच जाएं, इसके लिए लिख रहा हूं। ठीक है, ये हम एक बार के लिए मान सकते हैं, लेकिन अफीफ के व्यक्तित्व का निर्माण जिन तत्वों से हुआ था, उन तत्वों में इतनी निष्पक्षता आ सकती है, ये नहीं माना जा सकता। वो भी अपने युग का ही लेखक तो था, युग का ही लेखक था वह भी अपने। तो उस युग के अमीर वर्ग में जो तत्व होंगे, अपनी आस्था के प्रति, अपनी मान्यता के प्रति, अपने शासकों के प्रति, वो तो रहेंगे। इसलिए उसने प्रशासकीय नीतियों और फिरोज तुगलक के दूसरे विषयों में तारीफ की है उसकी। और शासन की आंतरिक व्यवस्था के मामले में हम अफीफ को बार बार याद करते हैं कि सल्तनत काल के शासन की आंतरिक व्यवस्था कैसी थी। इसको जानने के लिए अफीफ हमारे काम आता है। तो आज की बात इतनी, हम फिर मिलेंगे छठी बार। मैं आपको बता दूं कि अभी सल्तनत काल के स्रोतों की बात कर रहे हैं, फिर मुगल काल के स्रोतों की बात करेंगे, लेकिन अब अपनी गति है वो थोड़ी सी तेज होगी, क्योंकि आप समझ गए ना पढ़ना कैसे चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।